आपको जानकारी दें कि हाल ही में दिल्ली स्थित कृषि भवन में किसान ड्रोन के साथ कीटनाशकों के प्रयोग के लिए फसल विशिष्ट एसओपी जारी की गई। क्या कुछ खास रहा, आइए आपको दिखाते हैं। कृषि भवन में किसानों और अन्य हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए सार्वजनिक डोमेन में फसल विशिष्ट ड्रोन के साथ कीटनाशकों के अनुप्रयोग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं जारी की गई। इसके साथ ही मिलेट उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए मशीनरी नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव एस रुक्मणी एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। कृषि में लागत कम करने व कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से शरीर को बचाने में किसान को ड्रोन द्वारा व्यापक लाभ मिलेगा। हम सब कृषि मंत्रालय के अधीन काम करने वाले लोग हैं और हम सब यह भलीभांति जानते हैं कृषि हमारी प्रधानता है और इसलिए चाहे रिसर्च का काम हो, चाहे एक्सटेंशन का काम हो, चाहे अन्य योजनाओं के सृजन का विषय हो, सरकार की प्राथमिकता पर कृषि को बढ़ावा देना और किसान की माली हालत सुधरे, यह आरंभ से प्राथमिकता रही है। हम सब यह भी जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र चुनौतियों से भरा हुआ है और नित नई चुनौतियां आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए समय समय पर सोच का परिवर्तन, समय समय पर विधाओं का परिवर्तन, ये करते रहने की निरंतर आवश्यकता बनी ही रहती है। एक समय था जब परंपरागत कृषि होती थी और उस पर ही लोग संतुष्ट रहते थे, लेकिन आज कृषि के क्षेत्र में बाकी सब चुनौतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला किसान एक तो कृषि पर ठहर सके और भविष्य की पीढ़ी को भी हम कृषि कार्य करने के लिए आकर्षित कर सकें। दूसरा, कृषि के उत्पादन में लागत में कमी आए और किसान को मुनाफा हो सके। जब इन सब चीज़ों पर विचार करते हैं तो निश्चित रूप से मंत्रालय समय समय पर अनेक बातों को विमर्श करता रहता है। दलवई कमेटी भी अनेक प्रकार का अध्ययन करती रहती है, समय समय पर हम लोगों को अवगत कराती रहती है। हमारे वैज्ञानिक बहुत ही शिद्दत के साथ अपने अनुसंधान का काम करते हुए विद्यमान चुनौतियों का सामना और समाधान कैसे करें, इस दृष्टि से प्रयत्नशील रहते ही हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में इन उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिशा में जब हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से यह लगता है कि आने वाले कल में अगर कृषि में तकनीक का समर्थन नहीं होगा तो हम लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में तकनीकी समर्थन कैसे जुड़े, इस बात का प्रयत्न विभाग के द्वारा हमेशा होता रहता है और प्रधानमंत्री जी भी इस पर हमेशा बल प्रदान करते रहते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि हमारा पीएम किसान जैसी बड़ी स्कीम, जिसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया अभी तक लोगों के अकाउंट में पहुंच चुका है और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा नहीं है। इसी प्रकार से देखेंगे तो सूक्ष्म सिंचाई योजना के भी परिणाम काफ़ी अच्छे आना आरंभ हो गए हैं। प्राकृतिक कृषि जैसे विषयों को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम सब फर्टिलाइज़र की दृष्टि से हमेशा सोचते थे कि ज़िंदगी भर यूरिया पर और यूरिया के इंपोर्ट पर ही हमको निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान ने नैनो यूरिया भी बनाया, नैनो डीएपी भी अब आने वाला है और इस दिशा में
काफ़ी कदम बढ़ाए गए हैं और आने वाले कल में और भी बढ़ाए जाने वाले हैं। मिलेट्स का विषय हम सब लोगों के सामने है ही। मिलेट्स ईयर भारत के प्रस्ताव पर ही पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है और जहाँ जहाँ, जैसा भी हिमांशु पाठक जी ने बताया कि जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार के फोरम की मीटिंग्स हो रही हैं, मिलेट्स के हमारे विषय को काफ़ी प्रधानता भी मिल रही है और मान्यता भी मिल रही है। और इसलिए निश्चित रूप से जब किसी विषय को इतने बड़े पैमाने पर मान्यता मिलती है तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार मान्यता मिलती है, स्वीकृति मिलती है तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय तो होता ही है, लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है। आज मिलेट्स की मांग बढ़ेगी, मिलेट्स की खपत बढ़ेगी, देश में भी बढ़ेगी, दुनिया में बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमें उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ाना पड़ेगी, प्रोसेसिंग भी बढ़ाना पड़ेगी, एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो आज मिलेट्स ईयर जब भारत के प्रस्ताव पर सारी दुनिया ने तय किया है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी हमारी है। कल अगर बीज की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग हम ही से कहने वाले हैं। कल कोई प्रोसेसिंग पदार्थ की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग हमारी तरफ ही देखने वाले हैं। और उत्पादन और उत्पादकता पर इसलिए हम सब लोगों को ध्यान देने की निश्चित रूप से आवश्यकता है और उस मामले में मंत्रालय और आईसीआर दोनों काम कर रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन आने वाले कल में और काम करने की आवश्यकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का विषय हम सब लोगों के सामने है। मुझे ध्यान है जब पिछले वर्षों में टिड्डी का प्रकोप आया था तो उस समय अभिलक्ष लेखी साहब मंत्रालय में थे, बाकी कुछ और भी लोग होंगे, लेकिन उस समय बड़ा संकट था क्योंकि 30 साल बाद टिड्डी का प्रकोप हमारे हिंदुस्तान में आया। तो हमारा जो टिड्डी का डिवीज़न था वो एक तौर से शांति में पड़ा हुआ था। मुझे लगता था अब तो कुछ होएगा नहीं, लेकिन एकाएक आ गया टिड्डी। और फिर सामान्य तौर पर यही प्रैक्टिस थी, पाकिस्तान से लगे हुए इलाके में ही टिड्डी आती थी। तो टिड्डी दिल्ली तक आ गई, उधर मध्य प्रदेश में झांसी तक पहुंच गई, तो एकाएक बड़ा संकट आया। तो उस समय जो कुछ किया जा सकता था करने का प्रयत्न किया, लेकिन उस दौरान ये महसूस हुई कि अगर ड्रोन का उपयोग हम इसमें कर सकते तो शायद हम ज़्यादा जल्दी उसको परास्त करने में कामयाबी हासिल कर पाते। तो उस समय ड्रोन का प्रयोग करें, इसके लिए बहुत तकलीफ़ें आई थी। यद्यपि ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना था तो बाकी तकलीफ़ें जल्दी दूर हो गई, लेकिन फिर भी एक संकट उस समय तक था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से तकनीक के समर्थन पर हमेशा बल देते रहते हैं, नई नई चीज़ों को बताते रहते हैं, उन पर काम करते रहते हैं, और उन्हीं के प्रेरणा से ड्रोन टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान की सरकार ने स्वीकार भी किया, कृषि के क्षेत्र में भी स्वीकार किया। हम लोगों ने एसओपी बनाया और उसके बाद स्कीम भी हमारी अच्छी बनी, और उस स्कीम के अंतर्गत जो सरकार के हमारे संस्थान हैं उनको 100% मदद करने का तय किया, जिससे इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, जल्दी प्रचार इसका बढ़ सके। और फिर SC ST हो, महिला हो, युवा हो, सामान्य किसान हो, FPO हो, सबके लिए अलग अलग प्रकार के अनुदान का तय किया गया और जिसका लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। और मुझे लगता है मंत्रालय ने ICR को भी आवश्यक नया कार्यक्रम करते हैं तो हम सही कर लेता है, उसका उपयोग भी कर लेता है, लेकिन हम अंतिम व्यक्ति तक उसे नहीं पहुंचा पाते हैं। यह निश्चित रूप से हमारी एक तौर से विफलता भी है, और इसलिए ड्रोन का जो उपयोग है वो छोटे किसान तक कैसे हो। और इसके लिए जब स्कीम बन रही थी तो सामान्य किसान और सामान्य एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को भी प्रावधान करके जिसमें जोड़ा गया। तो उसके पीछे यही उद्देश्य था कि जितना विकेंद्रीकरण हो जाएगा, क्योंकि KVK की अपनी सीमा है, यूनिवर्सिटी की अपनी सीमा है, राज्य सरकार की भी अपनी सीमा है,
लेकिन जब तक विकेंद्रीकरण पूर्णता नहीं होगा तब तक इसको हम अंतिम व्यक्ति तक लाभ की स्थिति में नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसलिए स्कीम अब अच्छी बन गई है। और मैं डीजी साहब को भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी जब निकलते हैं तो उस समय एक कार्यक्रम करके कृषि से संबंध रखने वाली जितनी टेक्नोलॉजी है उनका एक ना एक कोई सत्र विश्वविद्यालय में या ICR में होने की हमको परंपरा डालना चाहिए। आज जब हमने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए प्रावधान किया है तो सबके सब निकलेंगे तो आज की स्थिति में हर एक को तो नौकरी मिलती नहीं है। तो कम से कम एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इस दिशा में काम करना शुरू कर दे कि वो सॉइल हेल्थ टेस्टिंग शुरू कर दे, ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दे, तो उसके रोज़गार के भी साधन हो जाएंगे। दूसरा, अगर उसके पास अपनी भूमि है तो वो किसानी करने की ओर भी प्रवृत्त हो पाएगा और हमारा कार्यक्रम भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। तो इस दृष्टि से भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए। केंद्र सरकार की दृष्टि से देखें तो कुल मिला के हमारे पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कृषि विज्ञान केंद्र ही है, जिस पर कृषि मंत्रालय का भी और ICR का भी पूरा जोर चल सकता है। बाकी सारी चीज़ें राज्य सरकारों के माध्यम से हम करते हैं। राज्य सरकारों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी पद्धतियां हैं, तो उसके कारण जैसा सोचते हैं वैसा सामान्य तौर पर कई बार परिणाम नहीं आ पाता है। तो इसलिए KBK को सक्षम बनाने की दृष्टि से मनोज जी, मुझे लगता है हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन के काम के लिए हम आत्मा परियोजना के तहत काम करते ही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ कोशिश करने के बावजूद भी कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा परियोजना का जितना समन्वय और उस समन्वय का जितना लाभ और एक साथ मिलकर जो रोड मैप बनना चाहिए उसका सर्वदा देश में अभाव है। और ज्ञान KBK के पास है और पैसा आत्मा के पास है, तो दोनों की अपनी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आत्मा अपना काम कर ही रही है और उनके साथ KBK जितना जोड़ सकता है जोड़ा ही है, लेकिन KBK की क्षमता वृद्धि की दृष्टि से एक्सटेंशन का काम अगर केंद्र सरकार भी अपने हाथ में ले तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसकी जांच पड़ताल आप रोज़ रोज़ कर सकते हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से होगा। क्योंकि अब जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है तो निश्चित रूप से अब हर आदमी तो ड्रोन नहीं खरीद सकता है, लेकिन छोटे छोटे किसान मिलकर अगर ड्रोन का उपयोग करें तो उसके लिए प्रचार प्रसार भी चाहिए, उसके लिए व्यक्ति भी चाहिए, उसके लिए साधन भी चाहिए। तो इस दिशा में मुझे लगता है सोचना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हमारा कृषि मंत्रालय और ICR दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर निरंतर काम करते रहने की आवश्यकता इसलिए रहेगी कि चुनौतियां दिन पर दिन बदलती जा रही हैं। अभी कल भी हम लोगों ने साथी पोर्टल को लॉन्च किया, उसका भी सीड ट्रेसिबिलिटी की दृष्टि से काफ़ी उपयोग होगा। पेस्टिसाइड की दृष्टि से हम लोग विचार कर ही रहे हैं। नैनो यूरिया आ गया, नैनो DAP भी आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो निश्चित रूप से इसमें ड्रोन का बहुत उपयोग हो जाएगा और ये उपयोग हो सके इसलिए निश्चित रूप से हम लोगों को आम व्यक्ति तक ड्रोन कैसे पहुँचे इसकी पूरी योजना भी बनाना चाहिए और KBK की क्षमता वृद्धि भी कैसे कर सकते हैं उस पर भी हमें काम करना चाहिए।